in correlation we are only interested in linear relationship between two variables. ये necessarily cause and effect relationship नहीं होता, यानी आप ये नहीं कह रहे कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में चेंज ला रहा है, बट इट मेजर्स अ क्रूड टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स की रिलेशनशिप और लीनियर. जब हम कोरिलेशन की बात करेंगे इट मेजर्स ओनली लीनियर रिलेशनशिप, नॉट नॉन लीनियर. इट मेजर्स ओनली लीनियर. ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि जी x इज कॉजिंग चेंज इन y और x1 इज कॉजिंग चेंज इन y. इट मेजर्स ओनली रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप. तो सबसे पहले ये स्कैटर्ड प्लॉट है, जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि जी किस प्लॉट में ये चार डिफरेंट है, चार डिफरेंट डाटा सेट पर चार डिफरेंट स्कैटर प्लॉट बनाए गए हैं. इसमें जस्ट आपको आइडिया देना है कि कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग कहाँ होगी, किधर कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग होगी. एक तो ये चीज आप देखें कि लीनियर है चारों, इसमें कोई कर्व नहीं है, बैंड नहीं बन रहा. अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि स्कैटर प्लॉट में कोई बैंड आ जाता है, कर्व आ जाती है, तो कर्व नहीं है. ठीक है, और एक साइड यानी दरमियान में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और मैं कह रहा हूँ इस लाइन के एक साइड में मैं कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, दूसरी साइड में मैं कह रहा हूँ वीक रिलेशनशिप है. ठीक है, इधर मैंने लिखा है वीक रिलेशनशिप है, इधर मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है. आप अगर इन दोनों को गौर से जस्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि जितने ये पॉइंट आपस में कंजेस्टेड हैं और जितने ये पॉइंट जो हैं वो जुड़े हुए हैं उतने हम कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और जितने ये पॉइंट यानी स्कैटरनेस ज्यादा है पॉइंट्स के अंदर तो उतना हम कह रहे हैं वीक रिलेशन है. तो इसका मतलब है कि स्कैटर प्लॉट में पहली चीज देख के पता चल जाती है कि स्कैटर प्लॉट का स्ट्रॉन्ग है या वीक है. वो कहाँ से पता चलता है, आपके पॉइंट्स आपस में अगर वो सारे पॉइंट्स एक लाइन के बिल्कुल आसपास हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करूँ तो देखें ये लाइन के बिल्कुल सारे पॉइंट जो है वो लाइन के आसपास ही फॉल कर गए हैं, ज्यादा दूर नहीं है, तो इसका मतलब है रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग. और अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर एक लाइन ड्रा करता हूँ, देखें तो इन पॉइंट्स का बहुत फर्क है इस लाइन से. तो जितने पॉइंट्स फासले पर होंगे एक लाइन से स्कैटर प्लॉट के अंदर, रिलेशनशिप जो है वो वीक होगा उसको रिलेशन. ठीक है जी, तो स्कैटर प्लॉट के यानी जितने पॉइंट आपस में कंजेस्टेड होंगे और एक लाइन के ऊपर फॉल कर रहे होंगे उतने वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, अदरवाइज इट इज अ वीक रिलेशनशिप. और ये हमारे पास पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये भी स्कैटर प्लॉट में हो चुका पहले बात, और ये हमारे पास नेगेटिव. लेकिन नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्ट्रॉन्ग होने की डेफिनेशन यही है कि सारे पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर कंजेस्टेड अगर हो रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, और अगर सारे पॉइंट्स एक लाइन से दूर दूर हो रहे हैं तो दो वीक रिलेशनशिप है. अच्छा, आगे कुछ मैंने एक दो एग्जांपल डाली, यहाँ पर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी ये देखें सिरे से यहाँ पर क्या सर्कल सा बन रहा है, कोई यहाँ पर एक्स बढ़ रहा है तो हो रहा है, हम असेस नहीं कर पा रहे इसमें से. और सेम केस है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगाऊं, इसका मतलब है अगर एक्स बढ़ता भी जा रहा है तो वाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वाई सेम है. यानी इस लेवल ऑफ एक्स पर भी वाई की वही वैल्यूज हैं और इस लेवल ऑफ एक्स पर भी वाई की वही वैल्यूज हैं, तो कोई खास मतलब कोई बिल्कुल फर्क नहीं है. सो इट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई. सेम केस हियर कि जी एक्स कितना, अगर एक्स यहाँ पर है तो भी वाई वहीं पर आ, अगर एक्स यहाँ पर है तो भी वाई वहीं पर है. तो एक्स के बढ़ने से वाई बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वी आर अनएबल टू डिटरमिन दिस. तो इस तरह के जो स्कैटर प्लॉट होते हैं हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई रिलेशनशिप होल्ड नहीं कर रहा है. अच्छा, ये सारी स्कैटर प्लॉट की ही डेफिनेशन है. हम जब कोरिलेशन फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, नंबर होता है, हम उसको आर से लिखते हैं, आर इज कोरिलेशन कोफिशिएंट. अगली स्लाइड में आप देख लेंगे. तो अब आर के क्या आंसर, मैं कहता हूँ अगर ये मेरे पास है, दिस इज एन आइडियल सिनेरियो. आइडियल का मतलब ये है कि सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर ही आ गए हैं. तो अगर लाइन के ऊपर ही सारे पॉइंट आ गए हैं तो इसका मतलब है कि परफेक्ट कोरिलेशन है. और नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव ट्रेंड दे रही है, अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी कम हो रहा है, एक्स के बढ़ने से वाई कम हो रहा है, सो इट इज नेगेटिव. तो नेगेटिव तो था, लेकिन अगर सारे पॉइंट से एक लाइन के ऊपर आ गए तो देन द आंसर ऑफ आर वुड बी -1, आइडियल सिनेरियो. और दूसरा इसका ऑल्टरनेट सिनेरियो यहाँ देखें आप दूसरे कॉर्नर पर इसी पिक्चर के, यहाँ पर क्या है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है, इसका मतलब रिलेशनशिप तो पॉजिटिव है, विद एक्स इंक्रीजिंग वाई इंक्रीजेस. लेकिन सारे पॉइंट एक लाइन के ऊपर ही फॉल कर गए हैं, सारे एग्जैक्टली ऑन द लाइन, सो इट मींस द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव एंड आल्सो, तो आर हमारे पास +1 हो जाएगा.
तो अगर पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम जो आंसर इसका आ सकता है वो +1 है, और नेगेटिव साइड पे जो जितना वो उसका मिनिमम आंसर हो सकता है वो -1 है। तो एक बात तो यहाँ से तय हुई कि जो हमारे पास R जो हम फाइंड करने जाएंगे अभी, R कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसका आंसर जो है वो +1 से और -1 के दरमियान में रहेगा। यानी इट कैन नॉट बी लेस देन -1 एंड इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो R का आंसर हमेशा -1 से +1 के दरमियान में फॉल करेगा। अच्छा, ऊपर वाली जो लाइन है, यहाँ पर मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ये ड्रा कर दूं तो ये देखें। अच्छा, अब देखें ऊपर वाली लाइन में नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, अगला रिलेशनशिप देखें, लाइन और लाइन के जो पॉइंट है वो लाइन से फासले पर चले गए हैं। तो जैसे जैसे लाइन से पॉइंट का फासला बढ़ेगा, आंसर इसका -1 से बड़ा होता है, यानी -1 से 0 करता जाएगा। ठीक है, देखिए -1 जो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव, अब वहां से जो आंसर 0 की तरफ आएगा, इसका आंसर 0 की तरफ जा रहा है, तो वो इसका मतलब है कि उसकी कोरिलेशन कम हो रही है, उसमें रिलेशनशिप कम हो रहा है उसमें। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास एक +1 है, और फिर जितना वो लाइन से दूर जाएंगे पॉइंट, ये भी आंसर 0 की तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब है, एक और बात यहाँ से एविडेंट होती है कि R0 का मतलब है कि कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। सो इफ R इज 0, then we can say that no linear relationship. So again, looking at these graphs, R+1 perfect positive relation, R-1 perfect negative relationship, R0 no relationship. Remember, it is a linear relationship. Again बात कर रहा हूँ क्योंकि हम लाइन के आसपास उसको चेक कर रहे हैं पॉइंट्स को। So line is linear. So R measures only relationships, right? और जैसे हमारे पास एक β1 था और फिर उसका B आया एस्टीमेट, इसी तरह हम R को भी हम कहते हैं कि सैंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट है, वो हम उसको R से लिखते हैं, और इसका एक पॉपुलेशन का नंबर है, हम उसको कहते हैं पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, हम उसको रो से लिखते हैं। सो देयर इज अ नंबर रो which represents the population coefficient. It is a Greek word. We call it rho, 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 and its corresponding sample estimate is small r. ये हमारे पास small r जो है, it is a corresponding sample estimate. अच्छा, हम इसे we call it correlation coefficient. Look, title of slide, correlation coefficient. Here's the degree of linear association between two variable, linear relationship, again linear, not non-linear. So हमारे पास जो लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करेंगे दो वेरिएबल्स के दरमियान, वो उसको हम पॉपुलेशन का उसका जो नंबर है उसको हम रो कहते हैं, और सैंपल का जो उसका नंबर है उसको हम आर से लिखते हैं। सो आर मेजर्स द सैंपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। आगे चलते, देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स। और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमने अभी देख भी ली हैं कि रेंजेस बिटवीन -1 to 1, ये -1 to 1 इसका आंसर रहता है, और ये सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। मतलब अगर आपके पास कोई दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, और आप कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं एक्स की वाई के साथ, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं चेंज कर रहा हूँ कलर, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कोरिलेशन देख वाई की एक्स के साथ, तो आप वाई की एक्स के साथ कोरिलेशन देख लें, या आप एक्स की वाई के साथ कोरिलेशन देख लें, आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल्स नहीं होती। इट इज जस्ट अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल एक्स वाई। तो हम लिखने में उसको लिख लेते हैं आर, उसके सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई की वेरिएशन, एक्स और वाई का रिलेशनशिप, एक्स और वाई का कोरिलेशन कोएफिशिएंट, या हम निकाल लें कभी वाई और एक्स का, तो ये आंसर उसके बराबर आएंगे। इसको, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि इट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। वाई की कोरिलेशन की बात करें या वाई एक्स की कोरिलेशन की बात करें, आंसर सेम आएंगे। और उसके बाद हम कहते हैं आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
कि अगर हम एक्स और वाई के वेरिएबल के कभी हम उनको उनके उनके ओरिजिन चेंज कर दें, मतलब आपने एक्स का डाटा जो है वो आपने केजी में मेजर और वाई आपके पास है सेंटीमीटर में, ये तो क्या होता है कि आप इसका चेंज ओरिजिन कैसे होता है, आप लेटर ऑन कभी फील करें कि नहीं केजी का डाटा जो है इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जा सकता है ना ग्राम्स में, यस ग्राम्स में जा सकता है। और सेंटीमीटर का डाटा जो इसे हम इंचेस में कर लेते हैं कन्वर्ट, ये भी कन्वर्ट हो सकता है। तो देखने को तो आपने कुछ किया नहीं डाटा के साथ, जस्ट आपने उसका यूनिट चेंज किया है, यानी केजी से आपने कन्वर्ट कर दिया ग्राम्स में और सेंटीमीटर से आपने कन्वर्ट कर दिया इंचेस में, ठीक है। अच्छा, ऐसा करने से डाटा वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी, यानी जहां जहां पे कहीं 2 केजी लिखा है तो वहां वहां पे तो वो 2000 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो केजी के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम बन जाएगा, 2 kg इज इक्वल टू 2000 ग्राम्स। और सिमिलरली इंचेस का भी, सीएम का भी सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी। बट ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट, इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह बिल्ट हुआ है कि इवन इफ यू चेंज द यूनिट ऑफ योर डाटा, द आंसर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल नॉट चेंज। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि जी वो इंडिपेंडेंट है चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल। कोई भी आप उसका यूनिट चेंज करें, स्केल चेंज करें, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, उसका आंसर सेम रहेगा। और एक प्रॉपर्टी मैंने अंदर से छोड़ी, दैट इज यूनिट फ्री, मतलब इस नंबर का कोई यूनिट, जिस मर्जी यूनिट में आपका डाटा हो, जिस मर्जी यूनिट में आपका डाटा हो, उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास जो आंसर आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, आर यूनिट फ्री होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता, उसका वो -1 आंसर आए, 1 आए, 0 आए, उसका कोई यूनिट नहीं है, इट इज अ यूनिट फ्री नंबर। तो जब ये यूनिट फ्री होता है तो हमारे लिए इंटरप्रिटेशन बड़ी आसान होती है। ये मैंने यहाँ पे कुछ लिखे भी हैं, अगर वो -1 है तो वो स्ट्रांगली नेगेटिव है, अगर वो 1 है तो वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है, अगर वो 0 है तो ठीक है, अगर वो 0 के आसपास है तो वीक रिलेशनशिप, अगर एग्जैक्टली 0 है तो नो रिलेशनशिप। तो ये हमने चीजें थोड़ी सी, ये एक लाइन ड्रा की है थोड़ी सी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाउ विल वी इंटरप्रेट दिस। मैंने एक -1 से लेके 1 तक, इट इज जस्ट अ गाइडलाइन, इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एन हार्ड एंड फास्ट रूल के जी कैसे हमने इसको इंटरप्रेट करना है, बट जस्ट अ गाइडलाइन that if the answer of the correlation coefficient comes -1, then it is perfect but negative, perfect but negative. Again, if the answer is +1, again the correlation is perfect, but this time correlation is positive, so positive perfect. So these are two extreme points, 1 and 2, and in between this जो correlation का आंसर आएगा, अगर किसी जगह पे वो आंसर उसका 0 आता है, let's say 0, that there is no relationship, no relationship, you will call it no linear relationship always, no linear, because it measures only linear relationship. अच्छा, उसके बाद जैसे जैसे 0 से इस साइड को बढ़ेगा आंसर इसका, वैसे वैसे कोरिलेशन स्ट्रांग होगी, लेकिन पॉजिटिवली स्ट्रांग होगी, और जैसे जैसे इसका आंसर इधर को कम होगा, वैसे वैसे भी कोरिलेशन स्ट्रांग होगी लेकिन नेगेटिवली स्ट्रांग होगी। तो उसके मैंने कुछ थोड़े से यहाँ पे लिख दिया है कि जी कहाँ तक वो वीक कंसिडर हम उसको करेंगे, कहाँ तक हम उसको इंटरमीडिएट कहेंगे, कहाँ तक हम उसको स्ट्रॉन्ग कहेंगे। बट अगेन दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, मैंने वैसे लिखा है कि जी एक कट पॉइंट रूल है, बुक्स में मिलता है कि अगर आप 0.25 तक हैं तो इसका मतलब है कोरिलेशन वीक है, अगर 0.5 से बड़ी हो जाती है और 0.75 तक रहती है, कोई आंसर आता है जैसे 0.5 है, तो हम कहते हैं इंटरमीडिएट टाइप की रिलेशनशिप है, और अगर 0.75 से भी बढ़ जाता है इसका आंसर स्ट्रॉन्ग, 1 से थोड़ा कम, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो इट डिपेंड्स के लिए मतलब उसका आंसर आता है, उस हिसाब से हम उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो फाइनली द बिग क्वेश्चन इज हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू फाइंड दिस आर, कैसे फाइंड करेंगे। तो दिस इज अ फार्मूला जो आपके सामने लिखा है, और इसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम पहले करते आए हैं। सो अगर मैं आपको स्केच कर दूं यहाँ पर, एग्जाम्पल यू हैव द डाटा ऑफ वाई एंड एक्स, मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। सो यहाँ पर कॉज इफेक्ट नहीं है कि ये एक्स चेंज होगा तो वाई चेंज होगा। तो आपके पास जो एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, आपने उन्हीं से, यानी
ये देखें, करें मेरे पास डाटा वैल्यूज, ये देखें ये मैंने डाटा वैल्यूज भी दिए हैं और मैंने यहाँ पर 2 वेरिएबल्स लिए हैं और मैंने कहा जी कि एक वेरिएबल एक्स है स्टडी आवर्स और दूसरा वेरिएबल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं। और जो स्टडी आवर्स हैं वो अगर बढ़ते हैं तो क्या मार्क्स भी बढ़ते हैं, ये देखना है, या यानी इनमें क्या रिलेशनशिप होल्ड करता है, क्या ये पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप है, कौन सा रिलेशनशिप। तो हमने कोरिलेशन फाइंड करनी है सबसे पहले इसकी, इस क्वेश्चन की। तो हमारे पास एक्स वाई का डाटा है, तो आपने जो कैलकुलेशन पहले की है आप स्मॉल एक्स बना सकते हैं ऐसे, स्मॉल एक्स इज द डेविएशन, फिर आप इससे स्मॉल वाई भी बना सकते हैं, ठीक है। और जब आप ये बनाएंगे तो आपको पता है, आज भी देखा आपने, इनके सम तो जीरो आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप इनका स्क्वायर भी, ये वही कैलकुलेशन है जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में परफॉर्म की है, सेम कैलकुलेशन, एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई स्क्वायर कर दिया और फाइनली कॉलम में आपने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। मैंने यहाँ ब्लू कलर में जो वो 2 वेरिएबल लिखे हैं जो हमें गिवन होंगे, और आगे मैंने सारे रेड कलर से यानी ये वाले कंप्यूट करने होंगे, ये वाले। तो हमें सबसे पहले एक्स बार और वाई बार बनाना है और वो हमें इन्हीं वेरिएबल से पहले, यानी हम यहाँ पे एक्स बार वाई बार बनाएंगे और फिर हमें एक्स बार वाई बार को यूज करते हुए कॉलम एक्स कॉलम वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बनाएंगे और यहाँ के टोटल हम यूज करके वी कैन कैलकुलेट दिस कोरिलेशन, ये वाली जो दिस वन। तो आप देख लें सम ऑफ एक्स वाई ऊपर आ जाएगा और सम ऑफ एक्स वाई ये फार्मूला है उसका, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आएगा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का, दैट इज 0.804। अब आप यहाँ पे अगर देखें 0.804, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है और लीनियर, याद रखें there is a strong positive linear relationship between study hours and marks। तो you can try solve it, इसको निकालें, इसका आंसर यहाँ पर वेरीफाई करें आप 0.804 यहाँ तक